नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात करते हैं राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। प्रैक्टिस क्विज पार्ट 10 आपके समक्ष है। इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। बिना किसी समय खराब किए डायरेक्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में हैं विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आपको एक तरफ कथन और दूसरी तरफ आपको कारण आर दिया गया है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। कथन ए कह रहा है कि संयुक्त सुरक्षा एक मृत तृष्णा है, और कारण आर कह रहा है कि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। फिर आपके समक्ष ऑप्शन दिए गए हैं, ए, आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए, आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा राइट उत्तर इस सवाल का? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। संयुक्त सुरक्षा एक मृत तृष्णा है। यह बात बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश से लिया जाता है। यहां राज्य भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, इसके संबंध में बात हो रही है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संयुक्त सुरक्षा मृत तृष्णा एक धोखा है। यह बात बिल्कुल सही है। सामूहिक सुरक्षा, लेकिन राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। यह बात असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों से हमेशा भय की अनुभूति रहती है। उन्हें सुरक्षा की चिंता रहती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थ्री नंबर सवाल, कैप्लॉन के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है मार्टन कापलान या मार्टन कैप्लन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक माने जाते हैं मार्टन कापलान, जिन्होंने इस दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक के रूप में किसे
चुना है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लैंड, WTO। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था उपागम या व्यवस्था दृष्टिकोण के अंतर्गत मार्टिन कापलान ने विश्वव्यापी नायक के रूप में उसकी भूमिका का वर्णन किया है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कैपलान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टिन कैपलान का विशेष हाथ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं मार्टिन कैपलान। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश, सापेक्ष, अपरिमित, परिमित। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है और प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम है यथार्थवादी उपागम, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार की है? सहकारिता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, अराजकता के आधार पर, क्रियाहीनता के आधार पर। राइट उत्तर का ऑप्शन सी, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन अराजकता के आधार पर करते हैं और इन्होंने शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना है। अगला सवाल 6 नंबर। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। फिर कारण है वो कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। और फिर आपके समक्ष 4 ऑप्शन रहे, आपको राइट उत्तर का चयन करना है। क्या दोनों सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? क्या दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं? क्या पहला सही है दूसरा गलत है? क्या पहला गलत है क्या दूसरा सही है? तो आइए राइट उत्तर के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ए गलत परंतु आर सही है। कैसे है आइए चेक करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत बुरे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, उसे यह शक्ति प्राप्त है। इसलिए आपका ऑप्शन कथन ए है जो गलत है। लेकिन कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ए गलत परंतु आर सही है। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, यह बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके समक्ष है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसी अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। यानी आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को या समूह के अधिकार को छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसके तहत संसद जिन कानूनों का निर्माण करेगी वे संविधान के अनुरूप होने चाहिए, वैध होने चाहिए और मौलिक अधिकारों में और अन्य आधारभूत तत्वों की उनकी अवहेलना न करे। और भारतीय संविधान, भारत की विधायिका संसद जो कानून बनाएंगी उसकी सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करेगा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और भारत ने इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो भारत ने ग्रहण किया है जापान के संविधान से। अगला सवाल 7 नंबर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की, चीन की। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, भारत की है, क्योंकि भारत ने इस पद्धति को जापान से ग्रहण किया, जापान के संविधान से। ऑप्शन सी राइट होगा। और इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में की गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है और उन कानूनों की समीक्षा भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है, वर्णन नहीं है उसका? निर्वाचन आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मंत्रिपरिषद का। भारतीय संविधान में किसका वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्णन भारतीय संविधान में बिल्कुल नहीं है। अगली स्लाइड, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है। इसी तरह से निम्नलिखित संस्थाएं संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है: राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग इत्यादि इत्यादि। तो निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मंत्रिपरिषद है, इनका वर्णन संविधान में है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्णन संविधान में नहीं है। यहां से भी दो प्रकार के सवाल आपके समक्ष आते हैं। कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं और कौन सी नहीं है? जिनका वर्णन संविधान में है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं और जिनका वर्णन संविधान में नहीं है वे केवल वैधानिक संस्थाएं हैं। नाइन नंबर सवाल, भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? जयप्रकाश नारायण, भारतीय समाजवादी दल ने, आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य नरेंद्र देव ने। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी राइट होगा। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति की बात कही है। संपूर्ण या समग्र क्रांति की बात करते हैं जेपी नारायण, जबकि सप्त क्रांति
शब्द क्रांति की बात की है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इस फैक्ट को आप नोट करिएगा। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति की बात तो जेपी नारायण ने की है, लेकिन शब्द क्रांति की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना। जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना। टेन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको एक तरफ कुछ विचार अवधारणा दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख विद्वान दिए गए हैं और उन्हें आपको सुमेलित करना है। राजनीतिक विकास के चरण की बात किसने की? राजनीतिक विकास के संकट की बात किसने की? राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया? राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किसने किया? इनसे संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन से, उन्हें आपको सुमेलित करना है। आइए एक एक करके चयन करते हैं। राजनीतिक विकास के चरण की बात किसने की थी? लुशियन पाई, केनेथ ऑर्गन्सकी, आलमंड एंड वर्मा, ला पोलम्ब्रा तथा माइरन विनर। इनमें से आपका ऑप्शन सुमेलित होगा 2। राजनीतिक विकास के चरण बताए हैं, 4 चरणों की बात की है केनेथ ऑर्गन्सकी ने। ये आपका 2 से सुमेलित होगा। राजनीतिक विकास के संकट की बात की है लुशियन पाई ने, बी आपका 1 से। जबकि राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण किया है आलमंड तथा वर्बा ने। आमंड तथा वर्बा, ग्रेबियल आमंड तथा वर्बा, इनका पूरा नाम है सिडनी वर्बा और ग्रेबियल आमंड, जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और राजनीतिक दलों के वर्गीकरण से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं ला पोलम्ब्रा तथा माइरन विनर। डी 4 से, सी 3 से और बी 1 से और ए आपका 2 से सम्मिलित होगा। इस प्रकार यदि देखें इन्हें तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए राइट होगा। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए सवालों के साथ।